लोग स्टार्ट करेंगे एक सिस्टम अलग से, दूसरा सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, है ना। किसकी पैथोलॉजी? रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी डिजीज है, डिसऑर्डर है, उसकी बात करेंगे। रिस्पिरेटरीज में भी कई अलग अलग डिजीज एंड डिसऑर्डर देखने को मिलेगा ना। तो पहला जो डिजीज है वो है न्यूमोनिया। क्या है? न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया जो है बड़ा कॉमन डिजीज है, बड़ा कॉमन देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है ना। तो पहली बात तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज निमोनिया। अगर डेफिनेशन पूछे बेसिकली तो व्हाट इज निमोनिया। अब निमोनिया तो इतना तो हमें समझ में आया कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, तो ये डिजीज है किसका? लंग्स की डिजीज है। किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में किसका? लंग्स की। रेस्पिरेटरी हम क्या कहते हैं, माउथ से लेकर के नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस, देन ब्रांचेस, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स, पार्नकाइमा, सबको हम लोग बोलते हैं। तो निमोनिया एक्चुअल इज अ डिजीज ऑफ लंग्स। अब लंग्स में बेसिकली इसका तो हम देखते थे एक तरह का, ये क्या है, निमोनिया एक तरह का जो डिजीज है उसके अंदर में हो क्या होता, तो बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। तो ऐसे कई चीजें, निमोनिया इज अ कंडीशन इन विच द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड ऑफ द लंग्स, ये भी कहते हैं कई लोग। तो बेसिक सबसे बेस्ट आपको एक लाइन में सीधा डेफिनेशन देता है, निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पारेन्काइमा। सीधा क्या है? इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ एन इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशंस ऑफ लंग्स पारेन्काइमा, लंग्स पैरेन्काइमा, है ना। तो लंग्स पैरेन्काइमा कहने का मतलब है जो एक्चुअल लंग्स टिश्यू, क्योंकि लंग्स जब हम लोग देखेंगे इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का होगा। तो मेनली लंग्स के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं? एल्वियोलाई होता है। लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई है, जो लंग्स पैरेन्काइमा का ओरिजिनल पार्ट। उसके साथ साथ लंग्स के अंदर में दूसरी चीज अगर हम लोग देखते हैं तो वो ये होता है कि जो ब्रोंकस यहाँ से एंटर किया है, तो ब्रोंकस का क्या होता है? डिविजन। ब्रोंकल का क्या होता है? ब्रोंकियल ट्री। तो ये डिवीजन देखने को मिलता है। तो एक्चुअली हम जो लोग बात करते हैं निमोनिया का, तो निमोनिया बेसिकली क्या हो गया? द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। लंग्स पैरेन्काइमा के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसी को हम लोग निमोनिया के नाम से कंसिडर करते हैं, निमोनिया को जानते हैं, ठीक है। अब जब बेसिक फर्स्ट टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं निमोनिया को, तो इसको हम लोग क्लासिफाइड करते हैं अलग अलग टाइप्स के अंदर में। क्या करते हैं? अलग अलग टाइप्स के अंदर में इसको क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर में हम लोग जो देखते हैं निमोनिया के अंदर में जो क्लासिफिकेशन आता है, तो दो टाइप का निमोनिया होता है। एक होता है टिपिकल, एक होता है ए टिपिकल निमोनिया। क्या होता है? एक होता है तुम्हारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टिपिकल, दूसरा ए टिपिकल, ठीक है। टिपिकल और एटिपिकल के अंदर में तो दोनों को जो क्लासिफाइड करते हैं, टिपिकल और एटिपिकल का, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। हर एक पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि टिपिकल और एटिपिकल में फर्क क्या है। तो जनरली निमोनिया जो है वो दो टाइप का होता है। निमोनिया कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक है टिपिकल निमोनिया, टिपिकल। दूसरा क्या है? एटिपिकल। दूसरा एटिपिकल निमोनिया है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच जो डिफरेंसिंग पॉइंट्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स देखने को मिलता है। तो इन दोनों के अंदर में हम लोग क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है। तो सबसे पहले अंदर में हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में जैसे निमोनिया लंग्स की बीमारी है, तो लंग्स का जो बीमारी है तो उसके अंदर बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन है, तो सांस का जो रिदम होगा वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो उसके अंदर में हम लोग ये चीज देखते हैं कि डिस्पनिया देखने को मिलना है, डिफिकल्टी इन रिस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत होगा। किसके अंदर में? डिस्पनिया। इसके अंदर में डिस्पनिया जो है वो यहाँ देख, अच्छा, यहाँ जो डिस्पनिया है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होगा। लेकिन एटिपिकल के अंदर में जो डिस्पनिया है वो मे बी प्रेजेंट हो सकता है, मे बी नहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ प्रेजेंट ही नहीं, प्रेजेंट के साथ साथ हम 3-4 प्लस दे रहे हैं, मतलब बहुत
ज्यादा प्रॉब्लम को लेकर के परेशान, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज इसके अंदर में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो डिसअपनिया होगा, वो डिसअपनिया यहाँ पे जो होगा वो मे बी प्रेजेंट हो सकता है और मे बी अब्सेंट हो सकता है। अगर प्रेजेंट भी है तो उतनी तेज दिक्कतें जो है वो एटिपिकल्स के अंदर में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे फीवर है, यहाँ बहुत तेज फीवर होता है। सेम चीज इसके अंदर में अगर हम लोग देखते फीवर, तो यहाँ पे जो फीवर है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो ये फीचर्स दोनों में अलग अलग देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन से अगर चेक करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं टोटल क्या कहते हैं, जो ल्यूकोसाइट काउंट है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बेसिकली इंक्रीज होता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इसमें क्या होगा? इंक्रीजेस देखने को मिलेगा। और इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के निमोनिया में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो नॉर्मल होता है। कितना होता है? नॉर्मल रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे के अंदर में डिफरेंशिएट करा रहा है। तीसरा, अगर हम लोग देखते हैं कि अगर चेस्ट एक्सरे देखेंगे, क्या देखेंगे? चेस्ट एक्सरे देखेंगे। तो चेस्ट एक्सरे के अंदर में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन से एक लाइन में अभी हम लोग जाने तो कंसोलिडेशन मतलब क्या? जैसे लंग्स क्या है? लंग्स पैरेन्काइमा जो है, लंग्स एक तरह का स्पंज है। लंग कैसा है? स्पंज है। उसके अंदर, क्योंकि पूरे लंग्स के अंदर क्या ट्रैप होता है? एक हेल्दी लंग्स के अंदर में कंप्लीट ट्रैप करता क्या? ऑक्सीजन, एयर ट्रैप करता है। तो लंग्स एयर के वजह से कैसा फील लगता है देखने में? कि वो एक तरह का स्पंज है। अब उसके अंदर में, उस स्पंज के अंदर में, जैसे नॉर्मल स्पंज देखते हो मिलता है ना, तो वो तुम लो उसको दबाओ तो एयर ट्रैप होता है। लेकिन उसको पानी में डाल के रखो तो उसका कंसिस्टेंसी क्या होगा? हार्ड होगा, पहले से हार्ड हो जाएगा। तो कंसोलिडेशन का मतलब ही होता है हार्डनेस। क्या होता है? हार्डनेस। तो एक्चुअली निमोनिया में इसमें हम देखते हैं, चेस्ट एक्सरे अगर हम लोग देखते तो इस तरफ के निमोनिया जो टिपिकल निमोनियाज होता है वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि कंसोलिडेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन एटिपिकल्स के अंदर में हम लोग देखते हैं नो कंसोलिडेशन। क्या मिलता है? नो कंसोलिडेशन। मैं आगे आगे बात करूंगा कि व्हाट इज कंसोलिडेशन, होता क्यों है, ये सारे मैकेनिज्म्स आगे देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन जनरली तुम अगर एक्सरे देखोगे तो अभी जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सरे में देखो, अभी कुछ नहीं, सिर्फ जैसे देख रहे हो ना कि लाइक ये वहां पर क्या हो चुका है? व्हाइट हो चुका है। तो दिस, क्योंकि एक्सरे के अंदर में जनरली जो चेस्ट एक्सरे जब हम लोग देखते हैं तो चेस्ट एक्सरे के अंदर में एक चीज ध्यान रखना होता है कि ऑब्वियसली क्या है, नॉर्मली अगर जहां नॉर्मल है वो बेसिकली एयर होगा वहां ब्लैक आएगा, जहां जहां एयर होगा वहां का ब्लैक आएगा। लेकिन उसके अलावा हम लोग देखते कि इस एरिया में अगर तुम देखो, यहाँ पर इस एरिया में देखो, और यहाँ पर अगर देख रहे हो तो इस एरिया के अंदर देखो, वो कंप्लीट क्या लग रहा है कि एक तरह से यहाँ पे इस एरिया के अंदर व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस आ गया, यहाँ पर देखने को मिल रहा व्हाइट व्हाइट, ये और ये बहुत का फर्क हो रहा है ना। तो ये बेसिकली एक तरह का कॉन्सोलिडेट है, जिससे यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि कंसोलिडेशन से यहाँ पर, तो एक्चुअली एक्सरे के अंदर में जो कंसोलिडेशन है ना, वो ओपेसिटी उसके अंदर नहीं हो पाती, यानी कि वो कंप्लीटली ओपेसिटी होती है, जिसकी वजह से कंप्लीटली क्या आता है कि वो फिगर जो आता है वो व्हाइट अपीयरेंस लेकर के एक्सरे के अंदर में आएगा। इन सिंपल लैंग्वेज अगर सिर्फ कंसोलिडेशन का मतलब अगर हम लोग जाने तो कंसोलिडेट का मतलब होता है क्या? सीधा सीधा कि हार्डनेस ऑफ दैट टिश्यू, उस टिश्यू के पास क्यों हार्डनेस होता है डेवलप, वो भी हम लोग देखने को मिलेंगे। अब जो निमोनिया है वो ऑलरेडी हमें पता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, या तो बैक्टीरियल हो या वायरस हो, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा लंग्स के अंदर तो निमोनिया कॉज कराएगा। अब इसके अंदर में हम देखते हैं मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन टिपिकल निमोनिया, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इसके अंदर में कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, है ना। ये बैक्टीरिया, हाँ, ये जो बैक्टीरिया है ये मोस्ट कॉमन टाइप है किसका? एटिपिकल निमोनिया के अंदर में। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर में हम लोग को देखने को मिलता है वो होता है क्या? माइकोप्लाज्मा। मोस्ट कॉमन काउजेस क्या है? माइकोप्लाज्मा। किसके अंदर में? एटिपिकल्स के अंदर में जो ऑर्गेनिज्म है निमोनिया जो काउज कराएगा वो माइकोप्लाज्मा कराएगा, और टिपिकल निमोनिया के अंदर में जो कराएगा वो कौन कराएगा? इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि जो काउज कराएगा वो तुम्हारा हो जाता है माइकोप्लाज्मा। अच्छा, अब ओवरऑल अगर हम लोग देखते एटिपिकल के अंदर में, तो दिस इज अ वायरल मोस्ट कॉमन
ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। एटिपिकल मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? मोस्ट कॉमनली ड्यू टू वायरल, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो ये बेसिकली क्या है, इन दोनों के बेसिस पे एक तरह का हम लोग टाइप बनाते हैं। तो होता है क्या एक्चुअली, टिपिकल निमोनिया के अंदर जो अब तुम्हें देखने को भी लग गया है, जो टिपिकल निमोनिया होगा इसके अंदर में जो पेशेंट्स है वो काफी ज्यादा परेशान होगा। क्या होगा इसके अंदर में जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम लोग बात कर ले, वो सॉरी टिपिकल्स के अंदर में बहुत ज्यादा होगा, इसके अंदर में डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा होगी। ये टिपिकल के अंदर में हम लोग देखेंगे तो वो उस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे एटिपिकल निमोनिया इज ऑल्सो ना वॉल्किंग निमोनिया। अब वॉल्किंग निमोनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि एटिपिकल निमोनिया में पेशेंट आराम से चल के आएगा, इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है, फिर कुछ दवा दे दोगे तुम, फिर वो चल के भी चले। लेकिन टिपिकल निमोनिया ऐसी कंडीशन हो सकता है कि हो सकता है पेशेंट बहुत अनकॉन्शियस भी आ सकता है, वो इस तरह से आएगा कि वो एक वॉक भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली उस कंडीशन में हमको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायर पड़ती है। तो इस टाइप ऑफ निमोनिया के अंदर में रिक्वायर्ड द हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट्स रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, पेशेंट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, और इसमें बेसिकली आएगा नॉट रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। इस टाइप के निमोनिया में हॉस्पिटल की रिक्वायर नहीं होती है, नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, है ना। तो ये क्या था, एक अलग अलग हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे। अब एक्चुअली ये तो हम लोग क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे देखे। अब क्लिनिकल फीचर का जो प्रेजेंटेशन होगा, पेशेंट्स का जो प्रेजेंटेशन था उसके बेसिस पे दोनों निमोनिया को हम लोग कैटेगराइज कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग निमोनिया को डिवाइड करेंगे, मतलब कि सेपरेट करेंगे, तो इसके बीच हम लोग अभी देखेंगे कि इसके अंदर में चेंजेस क्या क्या होता है। अब अंदर चेंजेस की अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग देख रहे थे कि निमोनिया के अंदर में एटिपिकल दो और टिपिकल, है ना। तो एक्चुअली मैं निमोनिया की फर्स्ट डेफिनेशन में भी हम लोगों ने बात किया कि निमोनिया क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पैरेन्काइमा। और लंग्स पैरेन्काइमा का मतलब सीधा सा होता है वो यूनिट, लंग्स का जो कह सकते हो फंक्शनल यूनिट है वो क्या, उसकी एल्वियोलाई है, वो उसकी क्या है, एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई के अंदर में हम लोग देखते हैं कि मान लो एक ये एल्वियोलाई है, एक ये क्या है, एल्वियोलाई। अब ये वॉल ऑफ दिस एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर उसका अपना क्या, ये वॉल है, ठीक है। दूसरा तरफ ये भी एक एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई दोनों तरफ वो पता है। इधर हम लोग अगर मान ले टिपिकल टाइप, टिपिकल, इधर क्या हो जाएगा, एटिपिकल। तो दोनों में एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूँ कि एल्वियोलाई लेवल पे एक्चुअली होता क्या है। तो मैं बताया कि टिपिकल के अंदर में कंजेशन देखने को मिलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और देखने को मिलता है, टिपिकल के अंदर में कंजेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, कंजेशन देखने को मिलता है। कंजेशन विथ किसके साथ में, कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। कंजेशन के साथ क्या मिलेगा, कंसोलिडेशन। और सेम जस्ट अपोजिट यहां देखने को मिलता है। यहां पे भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी कंजेशन तो होता है, कंजेशन तो होता है, कंजेशन विदाउट क्या होता है, विदाउट कंसोलिडेशन। इसमें कंसोलिडेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंजेशन देखने को मिलता है।
तो उसमें क्या है, कंजेशंस विदाउट कंसोलिडेशन, कंजेशंस विथ कंसोलिडेशन। बेसिकली हम लोग जब देखते हैं तो कंजेशंस का मतलब क्या होता है, कंजेशंस का मतलब है कि जैसे अगर इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया होगा, तो इसके अंदर जो कैपिलरीज है, लंग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई गई ना, ब्रोंकियल आर्टरी गई है, ब्रोंकियल आर्टरी फर्दर डिविजन हुआ, उस आर्टरी के अंदर में ब्लड का रस यानी आरबीसी का रस बढ़ जाना ही कंजेशन है। कंजेशन इज दैट, क्या मतलब है, यहाँ पे मैं कंजेशन की बात कर रहा हूँ। कंजेशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो कैपिलरीज आई होगी, चाहे वो निमोनिया टिपिकल हो या एटिपिकल हो, वो कैपिलरीज के अंदर ब्लड का रशिंग, ब्लड बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो होना, क्योंकि हम ऑलरेडी बेसिक इन्फ्लामेशन में पढ़े, जहां पर इन्फ्लामेशन होगा वहां रेडनेस आएगा, और रेडनेस क्यों आता है, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये दोनों के अंदर में इन्फ्लामेशन है, तो ये दोनों के अंदर में ये फीचर देखने को मिल रहा है कि यहां भी कंजेशन मिलेगा। बट यहाँ के कंजेशन में कंसोलिडेशन अपेयर्स होगा, बट यहाँ के कंजेशन के साथ साथ कंसोलिडेशन अपेयर्स नहीं होगा। अब होता है क्या कि अंदर में अगर हम लोग देखें कि साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि जनरली मान लो कोई बैक्टीरिया एंटर किया, बैक्टीरिया भी जैसे पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जैसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है ना, मोस्ट कॉमनेस्ट बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मान लो बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जैसे पैरेन्काइमा के अंदर में घुसेगा, क्या घुसेगा, इसके अंदर में घुसेगा, एल्वेलाई के अंदर में, तो एल्वेलाई का अपना एल्वेलर सेल सब होता है, नीमोसाइट 1 नीमोसाइट 2 है ना, ये सर्फेक्टेंट्स रिलीज वगैरह करने वाला सेल सब। तो यहां पर ये एल्वेलाई के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, एल्वेलाई के सेल को डैमेज करना स्टार्ट करेगा। और इस डैमेज के रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि जैसे बैक्टीरिया आया, इसके कांटेक्ट में एल्वेलर सेल के कांटेक्ट में आएगा, और एल्वेलर सेल के कांटेक्ट में जैसे आएगा इन्फ्लामेशन करना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे काउज करेगा इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन के अंदर में क्या होगा, जो भी यहाँ के अंदर में जो टिश्यूज है या फिर चीजें हैं वो सब इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करेगा, वो सेल सब क्या करेगा, इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करेगा। अब जिसके वजह से हमने देखा कि पहले बैक्टीरिया इंटर करेगा, बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन करेगा, और बैक्टीरिया जैसे इन्फ्लामेशन करेगा तो हमने पढ़ा है कि मे बी पॉसिबल इज दैट ये बैक्टीरिया, अब जब ये निमोनिया काउज करा रहा तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया एक अपने स्ट्रेंथ के साथ है तब तो काउज करा पा रहा ना, बैक्टीरिया का वो स्ट्रेंथ अगर नहीं होता तो ये ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम उसको माइनस कर लेता और निमोनिया होने ही नहीं देता। जब निमोनिया हो गया तो बैक्टीरिया का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट मीन आपके एल्वेलर सेल के टिश्यूज वगैरह उसका डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हुआ होगा। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बात किया, इन्फ्लामेशन के अंदर में जहां पर ये इन्फ्लामेशन होगा वहां के टिश्यू और बैक्टीरिया के बीच क्या होता है, एक तरह समझ लो फाइट होता है, दोनों के बीच रिएक्ट करते तो टिश्यू भी टूटता है, टिश्यू सेल्स भी टूटते, और निमोनिया हो गया दैट मीन टिश्यू सेल का ज्यादा डिस्ट्रक्शन। जैसे टिश्यू ब्रेक होगा तो उसके वजह से क्या होगा, जो टिश्यू के अंदर यानी टिश्यू ब्रेक होगा मतलब सेल्स, यानी कि मान लो यहाँ पर कोई अलग अलग टाइप के सेल है, तो ये सेल सब जो टूटेगा तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना, तो वो निकलेगा, तो इसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। तो जैसे बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया क्या कराएगा, इन्फेक्शन कराएगा, क्या कराएगा, बैक्टीरिया इंटर किया, बैक्टीरिया क्या कराएगा, इन्फ्लामेशन कराएगा, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या निकलेगा, टिश्यू फ्लूइड, क्या निकलेगा, टिश्यू फ्लूइड्स निकल जाएगा, ठीक। तो ये एक सीक्वेंस होगा इसके अंदर में, किसके अंदर में, टिपिकल निमोनिया के अंदर में। अब यही टिश्यू फ्लूइड जो यहां पर आएगा, इसके अंदर में जो फ्लूइड्स आना स्टार्ट कर जाएगा, ये मान लो तुम्हारा टिश्यू फ्लूइड है, ये मान लो जो चीज फ्लूइड नहीं था ये फ्लूइड आ गया, इसी को हम लोग बोलते एक्सुडेट्स, क्या बोलते, एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या है, जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, जो क्या है बैक्टीरिया है या उसकी डेब्रीज जो भी चीजें, और इससे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि टिश्यू ब्रेक होने से, सेल टूटने से जो फ्लूइड आ रहा है, इन सारे चीजों को मिला करके एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलर एक्सुडेट्स बोलेंगे। एल्वियोलाई के अंदर में है तो ये क्या बोलेंगे, एल्वियोलर एक्सुडेट, एल्वियोलर एक्सुडेट। और alveolar exudates is a present inside of typical pneumonia, but alveolar exudate is not present in atypical pneumonia। अब मैं बात करता कि इसके अंदर में कंसोलिडेशन होगा, तो कंसोलिडेशन जो है वो इज ड्यू टू, कंसोलिडेशन इज ड्यू टू, ये जो होता है इज प्रेजेंट ड्यू टू एल्वियोलर एक्सुडेट, किसके कारण होता है, एल्वियोलर एक्सुडेट्स। तो ये समझ में आया कि एल्वियोलर एक्सुडेट ही क्या कराता है, कंसोलिडेशन काउज कराता है। क्योंकि अब ये सोचो, मैं बता रहा था कि यहां पर नॉर्मली क्या रहना था, एयर, नॉर्मली क्या रहना था, एयर। अब एयर की जगह यहां पर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से फ्लूइड आने लगा, एक्सुडेट इज अ फ्लूइड है ना,
अब फ्लूइड आने लगा, तो इस फ्लूइड के वजह से ये जो, अब मान लो जैसे कि तुम एक बैलून लो, बैलून के अंदर में एयर दाबते हो, तो उस बैलून को नीचे से दबाओगे तो स्पंज टाइप लगेगा। लेकिन एक बैलून लो, उस बैलून को अंदर में एयर के साथ नहीं जाएगा, पानी डालो और तब फुला लो, तो जहां पे पानी होगा जितना उसको टच करोगे तो हार्ड होगा ना, पहले से रिलेटिवली हार्ड हो जाएगा। तो एक्चुअली दिस हार्डनेस इज ड्यू टू एक्सुडेट। हार्डनेस क्यों आ रहा है? हम बोलते कंसोलिडेशन क्यों डेवलप हो रहा है? तो किसी भी कारण से अगर हम कह रहे हैं लंग्स में कंसोलिडेशन है, तो वो कंसोलिडेशन इज ड्यू टू एल्वियोलर एक्सुडेट, जो फ्लूइड्स आ रहा उसके वजह से आ रहा। टिपिकल निमोनिया के अंदर में हम लोग देखते हैं क्या देखने को मिलता है, तो यहां पर बेसिकली जो निमोनिया है वो निमोनिया कुछ अलग चीज से प्रेजेंट है, कि यहाँ पे जो एल्वियोलाई है, ठीक है, ये एल्वियोलाई के वॉल के अंदर नहीं कुछ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्वियोलाई के वॉल के, सॉरी, विद इन इनसाइड ऑफ एल्वियोलाई में बहुत कुछ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसलिए इसको, इसके साइज को बड़ा कर रहे हैं। दिस इज द वॉल ऑफ एल्वियोलाई, दिस इज। अभी हम लोग देखते हैं कि टिपिकल वाले टाइप में क्या हो रहा है कि इनसाइड एल्वियोलर सैक, जो एल्वियोलर सैक है उसके अंदर में इन्फ्लामेशन हुआ। लेकिन एटिपिकल्स के अंदर में हम लोग देखें क्या होगा, एल्वियोलर वॉल है ना, ये एल्वियोलर वॉल है, इस वॉल के अंदर में इन्फ्लामेशन होगा। कहां होगा? एल्वियोलर वॉल के अंदर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, जो भी कह सकते, यहीं पर आपका न्यूट्रोफिल्स वगैरह इन्फिल्ट्रेट्स होगा। तो यानी एटिपिकल के अंदर में इन्वॉल्व एल्वियोलर सैक नहीं होता है। क्या होता है? एल्वियोलर सैक का जो वॉल है वो इन्वॉल्व होता है, एल्वियोलर वॉल इसको कह सकते हैं, एल्वियोलर वॉल में इसका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, एल्वियोलर सैक इन्वॉल्व। यहां क्या इन्वॉल्व होता है? एल्वियोलर सैक। यहां क्या होता है? एल्वियोलर सैक, पूरा एल्वियोलर इन विद इन इनसाइड, यहीं पे आकर जो इसको ना वो चीज के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पे जो इन्फ्लामेशन है वो कहां हुआ? इन्फ्लामेशन इन इन्फ्लामेशन inside the alveolar wall, alveolar wall क्या हुआ? इसके अंदर में इन्फ्लामेशंस देखने को मिलता है। अब यहां पर मैं बोला कि कंसोलिडेशन नहीं है, कंसोलिडेशन नहीं होने का रीजन क्या होगा? कंसोलिडेशन इज एब्सेंट, इज ड्यू टू द, किसके कारण से एब्सेंट हो गया? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एल्वियोलर एक्सुडेट। एल्वियोलर एक्सुडेट है ही नहीं तो कंसोलिडेशन कहां से आएगा? तो यहां पर एक लाइन में सीधा हम लोग लिखेंगे, एक्सुडेट इज एब्सेंट, एल्वियोलर एक्सुडेट्स इज एब्सेंट ड्यू टू सॉरी, कंसोलिडेशन इज एब्सेंट, कंसोलिडेशंस है ना, consolidations is absent due to alveolar exudate is absent, exudates is absent। तो ये बेसिकली इसके अंदर में हम लोग देखें कि ये चीजें देखने को मिलता है कब हम जब बात करते हैं किसी तरह का टिपिकल एटिपिकल के अंदर में। तो एक्चुअल टिपिकल एटिपिकल के अंदर में मैकेनिज्म्स क्या चल रहा होता है, ये चीजें सबको पता हो गया है ना। अब क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि टिपिकल एटिपिकल में एक और डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। टिपिकल एटिपिकल में क्या देखने को मिलता है? सपोज ये मान लो लंग्स है, ये लंग्स हो गया, इधर में मान लो ये लंग्स हो गया, ठीक है। अब लंग्स की एनाटॉमी में हम लोग पढ़े थे कि लंग्स का अपना एक लोब होता है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें लेफ्ट राइट सारे के पढ़ते हैं, तो राइट में 3 लोब्स देखने को मिलता है, लेफ्ट में 2 लोब्स देखने को मिलता है ना। तो लंग्स का अपना क्या लोब्स देखने को मिलता है। लोब्स के बाद एक और चीज अगर देखने को मिले तो ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट्स हम लोग बोलते हैं ना, ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंट्स देखने को मिलता है। अब हमको पता है कि ये जो ब्रोंकियल स्ट्री है, जो ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया जो इंटर करता है, तो ट्रैकिया मेन पहले क्या होता है? डिवाइड करता है, फिर ये डिवाइड करता है, फिर ये डिवाइड करता है। इस तरह से क्या चलता है इसके अंदर में? ब्रांचिंग डिविजन्स क्या होता है? कंटिन्यू चलता चला जाता है। तो इस तरह की निमोनिया में अगर हम लोग बात करें, ये टिपिकल कैसा है? टिपिकल, और ये एटिपिकल, एटिपिकल। तो टिपिकल्स के अंदर में हम लोग देखते हैं जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिकली किसका होता है? तो इसके अंदर में हम लोग देखते हैं जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स है, जो जैसे मान लो यहां पे दिखेगा, ये दिखेगा ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स टिपिकल्स के अंदर में, ठीक है। सॉरी,
नॉट अ टिपिकल। एटिपिकल के अंदर, सॉरी, एटिपिकल के अंदर में फिर से दो टाइप देखने को मिलता है, यानी कि टिपिकल जो है, टिपिकल जो है, टिपिकल के अंदर में दो अपीयरेंस देखने को मिलता है। एटिपिकल तो अभी हम साइड रखते हैं। टिपिकल के अंदर में दो अपीयरेंस देखने को मिलता है। एक कैसा अपीयरेंस, जब हम लोग एक्सरे देखेंगे तो लंग्स के अलग अलग एरिया में इस तरह से व्हाइट छोटा छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो एरिया अलग अलग है, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, कहां पे, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। तो यहां पे जो कंसोलिडेशन है इसको बोलेंगे पैची कंसोलिडेशन बोलते हैं। पैची कंसोलिडेशन का मतलब ये हो गया कि यहां पर क्या कि एक पूरा का पूरा एक जगह पर नहीं है, लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें, मान लो ये लोब्स से, मान लो तो एक पूरा का पूरा मान लो लोब्स इन्वॉल्व हो गया। क्या हो गया, एक पूरा का पूरा लोब्स इन्वॉल्व हो गया, जिसको हम लोग लोबर निमोनिया के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, लोबर निमोनिया के नाम से। तो यहां पर क्या हुआ कि पूरा का पूरा एक का एक लंग्स इन्वॉल्व हो जा रहा है, सॉरी एक का एक लोब्स इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो इसको हम लोग लोबार निमोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोबार निमोनिया, यानी लोबार निमोनिया हो गया। और इधर जो देखने को मिलता है इसको बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया। अब ये आपको कंफर्म हो, अगर किसी पेशेंट का एक्सरे तुम देखोगे तो अगर किसी में पूरा का पूरा लोब में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, कहां मिलेगा, पूरा का पूरा लोब में कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, आंख बंद करके बोल सकते हो क्या है उसका, लोबर निमोनिया। अगर किसी में थोड़ा थोड़ा जगह पे पैची अपीयरेंस होगा तो उसमें तुम क्या बोलोगे, ब्रोंको निमोनिया देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या कि इस ब्रोंको निमोनिया के अंदर में हम लोग देखते हैं जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी देखने को मिलता है, वो इंक्रीजेस रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है, ठीक। और लोबर निमोनिया के अंदर में, ठीक है, लोबर निमोनिया के अंदर में हम लोग देखते हैं जो इम्यूनिटी है वो फॉल कर जाता है। इम्यूनिटी यहां पर क्या कर जाता है, इम्यूनिटी जो है यहां पर डिक्रीज कर जाता है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि आपको जब लोबर निमोनिया होगा तो पेशेंट को साथ साथ इम्यून मैनेजमेंट पे भी काम करना होगा। तो इसका मतलब है कि लोबर निमोनिया ज्यादा सीवियर हो सकता है एज कंपेयर टू पैची निमोनिया से, क्योंकि लोबर निमोनिया के अंदर क्या हो रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर पैची निमोनिया है तो इसके अंदर में क्या इम्यून सिस्टम नहीं जा रहा। यहां जो हम लोग एक्सरे देख रहे थे अभी, तो ये सेम एक्सरे है उसी चीज का, कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग जगह पे हम देखने को मिलता है। यहां देखो, यहां पर कंप्लीटली देखो पैची अगर अपने देखने को मिलता है, यहां पे पैची देखने को मिलता है, थोड़ा सा यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से देखने को, थोड़ा सा यहां पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह मिल रहा है। बट इस लंग्स के अंदर तो बहुत ही क्लियर कट मार्क है कि ये पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये लोब देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा लोब देखने को मिल रहा है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरे देख करके हम आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि कौन सा लोबर है कौन सा पैची है, क्योंकि जब हम मैनेजमेंट में जाएंगे तो अच्छा लोबर होगा तो पता कि ये बहुत ज्यादा रिलेटिवली सीवियर होगा, क्योंकि इम्यून भी इसके अंदर में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इम्यून सिस्टम फॉल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट, क्योंकि एक्चुअल पेशेंट का स्ट्रेंथ कहां से आता है, इम्यून सिस्टम से। तो इम्यून सिस्टम आपका वीक होता हुआ चला गया तो फिर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते, तो ये देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोबर निमोनिया के अंदर में एक चीज स्टेजेस, इस स्टेज को अच्छे से याद रखना होता है। लोबर निमोनिया के अंदर में क्या स्टेजेस देखने को मिलता है, तो वो स्टेज क्या है, हम लोग अगर बात करें एक एक करके तो वो स्टेज कुछ इस तरह से है। जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग एक कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू भी अच्छे एग्जाम में पूछा गया है, लोबर निमोनिया। अच्छा एक चीज और भी हम बताए थे कि वॉकिंग निमोनिया किसको बोलते हैं, वॉकिंग निमोनिया एटिपिकल को पेशेंट उसमें आ रहा चल के जा रहा चल के, तो वो भी लिख लेना कहीं पे कि वॉकिंग निमोनिया इज आल्सो नोन एज एटिपिकल निमोनिया, ठीक है। यहाँ पे लोबार निमोनिया को हम लोग देखते हैं लेनिक स्टेजिंग करते, ये नाम स्टेजिंग, जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 होता है ना, तो कैंसर में जनरली हम स्टेज पढ़ते तो कभी कंफ्यूज कर देगा आपको कि लेनिक स्टेज इज अप्लाइड फॉर इन विच टाइप ऑफ कैंसर, इट इज नॉट अप्लाई इन अ कैंसर। किस में अप्लाई करते हैं, लोबार निमोनिया में करते, इसकी स्टेजिंग है। कि स्टेज 1 को हम लोग बोलते हैं कॉन्जेशन, अभी मैं बताया कॉन्जेशन बेसिकली क्या था, वैसे बताया था जो ब्लड वेसल्स होगा, क्या होगा,
जो ब्रोंकोपल्मोनरी के अंदर में जो ब्लड वेसल्स होगा उसके अंदर में फुल ऑफ आरबीसी, ब्लड वेसल्स बढ़ जाएगा, तो उसके से क्या होता है, कंजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कंजेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इस टाइम पे जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया काफी ज्यादा उसके अंदर में क्या कहते हैं कि जो ब्लड स्ट्रीम है और जो पैसेज है उसके अंदर बैक्टीरिया का रश बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो पहला स्टेज कंजेशन का होता है। दूसरा स्टेज देखने को मिलता है क्या, रेड हेपेटाइजेशन। जिस जगह पे हुआ, जिस जगह पे लोबर निमोनिया, तो लोबर निमोनिया तो ऑलरेडी पता है किसका है भाई, टिपिकल का है। तो लोबर निमोनिया टिपिकल का है, तो उसमें हम लोग देखने को मिलता है रेड हेपेटाइट। हेपा वर्ड किसके लिए यूज होता है, लिवर के लिए। ये लिवर तो है, लंग्स की बात चल रही, तो एक्चुअली इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जैसे मैं अभी छू के बोला, अगर छुओगे तो कैसा लगेगा, जो नॉर्मल लंग्स कैसा लगता है, स्पंजी टाइप का लगता है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आएगा, कंजेशन के बाद का स्टेज आएगा, तो वहां पर हमको देखते हैं वो हार्ड ऐसा लगेगा जैसे लिवर को टच करते हो। लिवर को टच करने पे लिवर एक सॉलिड लगता है ना जी, तो वैसा ही लगेगा और दिखने में रेड लगता है। ये कब दिखेगा, ये जो अपीयरेंस है, कंजेशंस, ये सब जो अपीयरेंस है, ये कब दिखेगा, जब हम लोग कंप्लीटली ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ते हैं। ग्रॉस मतलब कि ये लिवर, अब ऐसा तो नहीं एक्सरे में जाके दिखेगा ये चीज। रेड हेपेटाइजेशन मतलब इस तरह का, अगर ऑटोप्सी ऐसे पेशेंट का होता है, ये ऐसे पेशेंट्स के अंदर में लंग्स ज्यादा डैमेज हुआ, तो अगर कोई सर्जरी वगैरह होता है, देन यानी ग्रॉस का मतलब विजुअल आंख से ये सब दिखेगा। तो रेड हेपेटाइजेशन के अंदर में क्या होता है, ग्रॉस बेसिकली देखने को मिलता है। इसके अंदर में लाइक बेसिकली जो कंसिस्टेंसी होती है वो लिवर की तरह देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर में क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर में WBC है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, इन सारे लोगों का एक तरह का कलेक्शन हो जा रहा है, एवरेज देखने को मिलता है। एक्सुडेट्स वगैरह होता है, वो सारा चीज इसके अंदर में एक्युमुलेट होता है और ये बनता है। रेड के बाद इसके अंदर में चेंजेस आना स्टार्ट होता है, ग्रे हेपेटाइजेशन। क्योंकि जैसे पहले रेड बना, क्योंकि रेड वहां पर इस वजह से कंजेशन के टाइम पे, जस्ट कंजेशन के बाद है, तो ब्लड का सप्लाई क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन उसके बाद के स्टेज में देखते हैं कि जहां डैमेज होता है, तो कोई भी चीज बॉडी में डैमेज होता है उसको क्या करना है, हील होता है, उसको हील करना है। तो हील दो चीज से होगा, या तो वही वाला टिश्यू, लंग्स का डैमेज हुआ तो लंग्स वाला टिश्यू, लेकिन बहुत तेजी से अगर डैमेज हुआ बहुत ज्यादा है, तब जो हील करेगा तो फाइब्रिन वगैरह है यानी फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ग्रे हेपेटाइजेशन के अंदर में फाइब्रिन प्लस इन्फ्लामेशन या डायबिटीज, जो डैमेजेस आरबीसी बेसिकली देखने को मिलेगा। जब आरबीसी आया यहाँ पे तो डैमेज भी होगा ना, रश ऑफ आया तो इन तीनों को देखने को मिला करके बेसिकली यहाँ पर एक अपीयरेंस आ जाता है, चेंजेस आ जाता है। फिब्रिन्स की वजह से कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बेसिकली। तो वो कंप्लीट रेड नहीं देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रे हेपेटाइजेशन। यहाँ भी कंसल्टेंसी उसी तरह का देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो कैसा देखने को मिलता है, अभी भी हार्डनेस उसी तरह लिवर की तरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ग्रे हेपेटाइटिस, मैं एक आगे एक एक करके सबका पिक्चर भी दिखाऊंगा कि ग्रे हेपेटाइटिस में एक्चुअल कैसा देखने को मिलता है। पहले नाम चीजों को, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मोस्ट कॉमनली इज आउटकम, यानी जब आपका अगर इस तरह का इन सारे स्टेज को क्रॉस कर गया, फिर जब ठीक होगा, लंग्स रिजॉल्व करने की तरफ जाएगा, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वेन एवर इम्यूनिटी बेसिकली ड्यू टू, वेन, अगर आपका रिजोल्यूशन तभी देखने को मिलेगा जब आपके अंदर इम्यूनिटी हो। मतलब इम्यूनिटी दो तरह, या तो आप मान लो मेडिसिन, तो मेडिसिन लेते तो क्या बेनिफिट है, मेडिसिन करता क्या, हील तो इम्यून सिस्टम को करना है ना। मान लो निमोनिया के अंदर मेडिसिन चला रहे, तो मेडिसिन आकर के आपके बैक्टीरिया को ही तोड़ेगा ना, बैक्टीरिया को ही ब्रेक करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा। लेकिन इम्यूनिटी हील जो करना वो किसको करना, आपके। तो इसलिए मेडिसिन आकर के बैक्टीरिया जो डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है, उस डिस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं क्या होता है, रोकता है। क्या करता है, उस डिस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं क्या करता है, रोकता है, जिसकी वजह से अब हील करना आपका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हील करना क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अपीयरेंस है, ये स्टेजेस है, ये स्टेजेस याद रखो, कौन सा स्टेज है, लैनिक स्टेजेस। कौन सा स्टेज है, लैनिक स्टेजेस इज सीन इन अ लोबर निमोनिया। स्टेज 1 इज कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेजेस के साथ हम लोग अगले क्लास में हम इसका सारे का स्पेशली रेड और ग्रे हेपेटाइजेशन का कुछ इमेज पिक्चर्स है, वो कैसा दिखेगा, क्या और कंसिस्टेंसी बन सकती, हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, बोलो। वापस से मतलब यहाँ पे हाँ शुरू हो जाएगा। हाँ, रिजोल्यूशन में तुम ठीक हो रहे हो, बेसिकली रिजॉल्व हो रहा, तो रिजोल्यूशन ये ना, रिजॉल्व वेन एवर जब आपकी इम्यूनिटी होगी, तभी रिजोल्यूशन तक पहुंचेगा। नहीं तो इतना डैमेज होगा कि पेशेंट डेथ भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ बोल, कुछ पूछना। फिब्रिनेज एंजाइम है, फिब्रिनेज एंजाइम है। फिब्रिन क्या एक तरह का है, जब कोई भी जगह पर वुंड्स होता है, तुम एक देखो, जैसे स्किन कट गया तुम्हारा,
डैमेज हो जाए। तुम देखो जब स्किन यहाँ आता है या तो एकदम लगभग बराबर, जैसे मेरा स्किन यहाँ डैमेज था तो एकदम अब सॉफ्ट हो गया लगभग, लेकिन थोड़ा सा रिलेटिवली बाहर के एरिया से यहाँ पे हार्ड अभी भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्चुअल स्किन का टिश्यू के साथ साथ कुछ क्या कहते हैं फाइब्रोसिस हो गया, यहाँ पर फाइबर्स आ गए जिसकी वजह से हार्ड होगा। धीरे धीरे ये फिर रिजॉल्व करेगा, नहीं तो नहीं भी कर सकता पॉसिबल। तो यही चीज बोल रहे कि ग्रे हेपेटाइटिस में, क्योंकि इतना मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है तो बॉडी हील करने के चक्कर में कहां से उतना लंग्स पैरेन्काइमा को जनरेट करा पाएगा, तो फाइब्रोसिस होने लगता है जिसकी वजह से फाइब्रिन आना स्टार्ट करने लगता है। ठीक है, फिब्रिन एक वन ऑफ द, अगर उसमें ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ोगे तो फिब्रिनोजेन एक तरह का क्या प्रोटीन भी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है, फिब्रिनेज एक एंजाइम्स भी है। ठीक है,